Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the very important topic, that is the Carnot heat engine. किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? Carnot heat engine के बारे में. ठीक है. Carnot ने एक्चुअली अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू सबसे पहले ही बता दिया था कि हम हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इन अ मैकेनिकल वर्क डन में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द Carnot, दिस कैन बी कन्वर्टेड द 100% एफिशिएंसी. ठीक है. लेकिन उसने ये साथ में यही बताया था कि ये एफिशिएंसी जो प्रॉपर 100% कभी भी नहीं हो सकती है. ठीक है. और कैसे हम मैकेनिकल हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क डन में, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो टॉपिक है हमारा आज का कार्नोट हीट इंजन. ठीक है. तो कार्नोट हीट इंजन में आपको सबसे पहले दो चीजें का नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज वर्क डन. दो तरह के टॉपिक हमने ऑलरेडी करके रखे हैं. आइसोथर्मल वर्क डन कितना होता है, जब आइसोथर्मली हम किसी सिस्टम को एक्सपेंड या कंप्रेस करते हैं तो उसमें वर्क कितना होता है भाई, W इज इक्वल टू RT log of V V2 upon V1, where V2 upon V1 क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. और एडियोबैटिकली जब हम उसमें वर्क डन करते हैं, ठीक है, एडियोबैटिकली सिस्टम में एक्सपेंशन हो रही है तो उसमें वर्क डन होता है R upon गामा माइनस 1 T1 minus over T2, where T1 T2 represent the temperature of the gas. क्लियर बात. तो इसके लिए हमने एक सिस्टम क्या किया हुआ है. Here this block represent the source which is maintained at a higher temperature. ठीक है. and this is represented the sink. मतलब जो हमारे पास हीट बच जाएगी उसको हम रिजेक्ट करेंगे किसको, सिंक को. दिस इज कॉल्ड द इंसुलेटेड स्टैंड. इंसुलेटेड स्टैंड में like as there is a no exchange of the heat and between the system and the surrounding. ठीक है. एंड दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस. अब ये वर्किंग सब्सटेंस जो है बाकी तीनों साइड से कैसा होगा, इंसुलेटेड होगा ये. ठीक है. यहाँ पे मैं डार्क लाइन्स लगा देता हूँ तो ये इंसुलेटेड को बताएंगे, मतलब यहाँ से हीट जो है पास नहीं कर पाएगी. और नीचे का पोर्शन बेस जो है वो क्या होगा, कंडक्टिंग इन नेचर, यानी कि सिर्फ नीचे वाले बेस से हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है. क्लियर हुई बात ये. ठीक है. तो सपोज कर लेते हैं we have in the starting we have the ideal gas. एक ideal gas हमने इस छोटे स्टैंड के अंदर फिल किया, वर्किंग सब्सटेंस जो है हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें फिल की है. तो सपोज दैट दिस गैस विल कंटेन द सम काइंड ऑफ द प्रेशर. ठीक है. इसके बाद उसमें कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, एज वेल एज द वॉल्यूम होगा. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा एंड द वॉल्यूम होगा. व्हेन वी हैव फिल्ड दिस गैस इन द वर्किंग सब्सटेंस, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई पॉइंट ए से. एंड ए पॉइंट दिस वन इज हियर समवेयर देयर द एप्रोप्रिएट प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम विल कंटेन आल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करके P1 एंड टेम्परेचर विल रिप्रेजेंटेड एज द T1. इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ ठीक है. तो सबसे पहला जो हमारे पास क्या होगा, स्टेप जो होगा, हमने क्या किया, यहां से इसको उठाया, इस सोर्स के ऊपर रख दिया. अब नीचे का बेस जो है वो कैसा बताया मैंने, कंडक्टिंग इन नेचर. तो जैसे सोर्स के ऊपर रखा तो सोर्स इज मेंटेन एट द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर होगा ना ये. तो यहां से ये हीट को गेन करेगा. ठीक है. और ये सिस्टम यहां पर है, यहाँ पे हल्का सा बना देता है इसको. ठीक है. ये सिस्टम यहाँ पर है. तो जैसे ये हीट जो है यहाँ से ट्रांसफर होकर के अंदर पहुंचेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे. क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे. जैसे वो हीट गेन करेंगे तो देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन. पिस्टन को भी करेंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे. दिस पिस्टन इज मूवेबल. ठीक है. यानी कि दो वॉल्स के बीच में पिस्टन जो है आराम से अप एंड डाउन मूव कर सकता है. तो जैसे हीट बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी. थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर होने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या हुआ, आइसोथर्मली एक्सपैंड किया मैंने. यहाँ पे कैसा एक्सपेंशन किया, आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ. यानी कि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर देयर इज अ एक्सपेंशन इन द पिस्टन. तो आइसोथर्मली जब ये एक्सपैंड हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जैसे इसने हीट एनर्जी गेन की तो क्या हुआ, इसके प्रेशर में चेंज हुआ, प्रेशर में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये कैसी है, आइसोथर्मल इन नेचर. ठीक है. सो दिस ग्राफ विल अप्रोच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पॉइंट एंड द बी पॉइंट इज रिगार्डिंग टू एज pressure P2, volume P2 and temperature
T1 एज सच रिमेन सेम टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज रिटन एज T1, ठीक है। आइसोथर्मली इसने क्या किया, हीट गेन की, कितनी हीट गेन की भाई, Q1 हीट गेन की, क्लियर हुई बात है, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन हियर इन दिस केस, तो वर्क डन कितना बना है भाई इस केस में, तो फिर वर्क डन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, कितना बनेगा, R टेम्परेचर कितना है T1, लॉग ऑफ वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ भाई, B1 से B2, तो कैसे लिखूंगा, B2 to at of B1, so that is the work done by the system on the surrounding, so it will be taken as what, पॉजिटिव लेते हैं हम, समझे भाई, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास किसका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, ये वर्क डन आ रहा है हमारे पास है। अब क्या हुआ, वापिस मैंने इस वर्किंग सब्सटेंस को उठाया, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड मतलब नीचे का जो बेस कंडक्टिंग था अब इसको ब्लॉक कर देगा, समझा रहे बात है, इसको करके ब्लॉक कर दिया, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी अब सेकंड केस में, जब यहाँ पे पड़ेगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, नीचे वाले स्टैंड को कैसा बना देगा, बेस जो पहले कंडक्टिंग था वो इंसुलेटर बन जाएगा, यानी कि हीट जो है ना तो बाहर से आएगी ना तो अंदर से जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बावजूद भी हम अब क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, क्या हो रहा है, इसके बावजूद एनर्जी की वजह से एडियाबैटिकली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ तो भाई एक्सपेंशन के लिए तो एनर्जी चाहिए, एक्सपेंशन हो रही है मतलब वर्क डन हो गया, और वर्क डन के लिए तो भाई एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिली इसको, इन दिस केस द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थी उसी ही एनर्जी का इसने यूज किया, क्या किया, उसी ही एनर्जी का इसने यूज किया जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी वो तो उन्होंने दे दी वर्क डन करने के लिए, तो खुद का टेम्परेचर क्या हो गया, खुद की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब टेम्परेचर कम हो गया उसका, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेंशन हुई, ठीक है, दैट इज एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज सी पॉइंट, ठीक है। कैसे एक्सपेंशन हुई उसको थोड़ा सा अंदाज कर देते हैं, एक्सपेंशन, तो ये बना हमारे पास पॉइंट P3, प्रेशर चेंज हुआ, एक्सपेंड करा ना भाई, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ भाई, टेम्परेचर भी साथ साथ में चेंज हुआ, ठीक है। टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ, टेम्परेचर इस वजह से चेंज हुआ कि वर्क डन करने के लिए उसने एनर्जी की ही मॉलिक्यूल की ही एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया, और मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और ठीक है, जिसकी वजह से ये चेंज आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इन केस ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस, सो दैट कैन बी रिटन एज R अपॉन गामा माइनस 1, गामा क्या है, द स्पेसिफिक हीट रिलेशनशिप, पहले पढ़ा हम लोगों ने, टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हुआ भाई, टेम्परेचर T1 ज्यादा था T2 कम था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं T1 माइनस ऑफ T2, क्लियर हुई बात है। अब थर्ड स्टेप की तरफ पहुंचो भाई, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, अब मैंने इस इंसुलेटेड स्टैंड को उठाया, इसमें रख दिया, एक साइकिल पूरा करना है, इसके ऊपर रख दिया, अब इसको कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जब हम कंप्रेस करेंगे तो अब नीचे वाला बेस तो कंडक्टिंग है तो कंप्रेस करने से हीट जो है वो किसको सप्लाई हो जाएगी, सिंक को, सिंक जो है मेंटेन रहता है लोअर टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर क्या होता है बाकी कंपैरिजन में लोअर होता है, ठीक है। तो हमने हीट कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ, हीट सारी गई, किसको रिलीज होगी, सिंक को रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन हो रही है ये कैसी होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट ही रहा फिक्स, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसी हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा, क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर लिटिल बिट राइज करेगा, प्रेशर कम नहीं होगा, लिटिल बिट राइज करेगा टिल टू द पॉइंट डी, वॉल्यूम जो है कम हो रहा है इसलिए वॉल्यूम का ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द डी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर P4, ठीक है, B4 एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द T2, टेम्परेचर आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुआ ना, और इस केस में हीट को ही किया इसने रिजेक्ट कर दिया, हीट रिलीज कर दी, कितनी हीट रिलीज की, Q2 हीट रिलीज की, क्लियर हुई बात, Q2 हीट रिलीज कर दी इसने, ठीक है। तो इतना यहाँ पे ये एक्सपेंशन सॉरी कंप्रेशन हुआ, ठीक है। कंप्रेशन कौन सा हुआ, आइसोथर्मली। तो अब देखो यहाँ पे जो वर्क डन किया वो किसने किया, सराउंडिंग ने किया, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर किया भाई, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं,
ठीक है। तो सराउंडिंग काम कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, दैट वर्क डन इज टेकन टू बी नेगेटिव। वैसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2, ये W3। अभी वर्क डन कैसा हुआ भाई, नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ R, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T2 और log ऑफ AC, फाइनल वॉल्यूम देखो भाई कितना है V4 अपॉन V3। ऐसे लिखा है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर इस नेगेटिव साइन को मैं अंदर एडजस्ट करता हूँ, अरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख दूँ, फिर T2 log ऑफ AC V3 अपॉन V4। ये आ गया मेरे पास वर्क डन। कब, इन केस ऑफ द आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर हुई बात। अब सिंक से उठा करके भाई इसको कहां पे रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। भाई इंसुलेटेड स्टैंड ने तो बेस को तो फिर से इंसुलेट कर दिया, हीट तो बाहर जा नहीं सकती है, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। जब ये कंप्रेस हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, जब मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर रहे हैं छोटे से रीजन में, उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ जाता है तो क्या होता है, अरे हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होगी, उनके बीच में कोलिजन बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से हीट जनरेट हुई, तो हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर क्या हुआ, राइज अप हुआ। टेम्परेचर पहले कंप्रेशन की, एक्सपेंशन की थी ना, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता था, डाउन हो रहा था। क्यों, क्योंकि एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी यूटिलाइज कर रहा था। यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं, जितने छोटे से रीजन में कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ने से हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो देखो, दिस अगेन विल अप्रोचेस टू द इनिशियल स्टेट, ठीक है। फिर से किस स्टेट में पहुंच गया, इनिशियल स्टेट, मतलब जो इनिशियली हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लिखा उसी स्टेट में ये वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिस साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। तो एक पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो ये एडियोमेटिकली किया था हमने, एडियोमेटिकली वर्क डन ये भी नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव क्यों होगा भाई, हमने सराउंडिंग नहीं तो काम किया सिस्टम के ऊपर, तो नेगेटिव लेते हैं इसको। तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ कितना है वर्क डन, दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1, और ये टेम्परेचर बनेगा, देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर क्या है मेरे पास T2 और ये टेम्परेचर क्या है T1। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ T2 माइनस ऑफ T1, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि इसे लिखते ना हम इस वर्क डन को, तो लेकिन नेगेटिव साइन को एडजस्ट करते हैं तो ये बनेगा R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस ऑफ व्हाट T2 बन गया ये। तो ये है हमारे पास टोटल वर्क डन W4। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वर्क डन कितना हुआ पूरे साइकिल में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल टू W1 W2 माइनस ऑफ W3 माइनस ऑफ W4। क्लियर हुई बात है। सिंस क्या W2 इज इक्वल टू W4 और दोनों अपोजिट है, देखो W2 R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, दोनों तो एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब W4 और W2 कैंसिल आउट, तो नेट वर्क डन जो बचा वो बचा सिर्फ W1 और W3 की वजह से। सो दैट इज द वर्क डन इन केस ऑफ द कार्नोट इंजन। क्लियर हुई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका वर्क डन आ गया इसका। अब भाई आप निकाल लेते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, भाई क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालते हैं आप, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला जो हमारे पास होता है दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू आउटपुट टू दैट ऑफ इनपुट होता है फार्मूला। तो आउटपुट क्या थी, हीट इंजन है, इंजन का काम क्या था, वर्क डन देना। तो आउटपुट थी मेरे पास नेट वर्क डन। इनपुट क्या थी भाई, स्टार्टिंग में उसने हीट कितनी अब्सॉर्ब की थी और उसके रिस्पेक्ट में उसने कितना काम किया, ठीक है। तो वर्क डन टोटल कितना निकाला हमने, वर्क डन बात था W1 माइनस ऑफ W3, और Q2 हीट है तो वो हीट उतनी होगी जितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो W1 क्लियर होगी बात है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं 1 माइनस ऑफ W3 माइनस ऑफ अपॉन W1। क्लियर हुई बात। अब इन सभी की वैल्यू मेरे पास पड़ी है तो मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ भाई यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ W3 की वैल्यू देखो कितनी है,
ये आ गया मेरे पास आर T2 log ऑफ बेस ई B3 अपॉन बट B4, ठीक है, डिवाइडेड बाय बट W1 देखो आर T1 log ऑफ बेस ई B2 अपॉन B1, आगे ये आर से आर कट जाएगा तो ईटा विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस ऑफ T2 log ऑफ बेस ई B3 अपॉन B4 अपॉन T1 log ऑफ बेस ई B2 अपॉन B1। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? आइडियल गैस इक्वेशन का। कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन? इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वाली आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज टीबी यूजिंग, यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी दूसरा पेन से लिखते हैं इसको, यूजिंग टीबी रेज़ पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। किसके लिए? फॉर कौन से ग्राफ के लिए? जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है B2 C ग्राफ के लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, BC ग्राफ के लिए। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना है T1, वॉल्यूम कितना है भाई B2, पावर कितने है गामा माइनस 1, और C में देखो कितना बन रहा है टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम है B3, पावर कितनी बनी गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 इसको ऐसे लिख दो, फिर देखो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू व्हाट? P2 अपॉन B3 होल पावर गामा माइनस 1। समझा रहे बात? ये क्या किया मैंने? आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, टीवी रेज़ पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर विच, किसके लिए? अरे इन ग्राफ्स को सोल्व करने के लिए भाई, ठीक है। उसी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा किसके लिए? फॉर द ग्राफ बिटवीन D to A, जहां से टेम्परेचर चेंज हो रहा है DA। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर था D पॉइंट के ऊपर T2 और वॉल्यूम था B4, पावर आएगी गामा माइनस 1 इज इक्वल, ये पॉइंट पे जैसे पहुंचा टेम्परेचर कितना हो गया T1, वॉल्यूम था B1, गामा माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख दो, फिर T1 अपॉन T2 इसको इस तरफ ले गए, ठीक है, और B1 को इस तरफ ले आए, तो ये बनेगा B4 अपॉन गामा, तो B4 अपॉन B1 गामा माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो, ये इक्वेशन 3, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 और 3। अरे सेकंड और थर्ड को इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, तो इक्वेट करने से देखो इसको मैं रेज कर देता हूँ, समझ आ गई ना ये क्या है, ठीक है, वॉल्यूम ग्राफ है ये, तो मैं इसको इक्वेट करके अल्टीमेटली आई गेट दैट, देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करने के बाद B2 अपॉन B3 इज इक्वल टू B4 अपॉन B1 और की पावर गामा माइनस 1, तो इसकी पावर गामा माइनस 1, गामा पावर कैंसिल आउट, तो इसका मतलब B2 अपॉन B1, ठीक है, सॉरी नॉट B1, B3 है ये, ठीक है, B3, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है हमने यहाँ पे? नहीं, B1 नीचे आया, T1 T2 का सबसे आगे B1, ठीक है, एक तो ये बनेगा मेरे पास P4 अपॉन B1, ठीक है। अब इसको कुछ हम अरेंज करेंगे, अरेंज भाई कैसे करेंगे, थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को, देखो क्या गड़बड़ आई है, B2 अपॉन B1, B2 अपॉन एक मिनट रुकना, हाँ पकड़ में आ गई भाई, गड़बड़ कर दी थी, क्या गड़बड़ की थी, यहाँ पे देखो B2 नीचे जाएगा तो B2 नीचे आना था, ये B3 ऊपर और B2 नीचे जाना था, ठीक है, तो ये B3 बनेगा और ये B2 बनेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप, देखो अरेंज करके, ये B3 है और ये B2 है, तो B3 अपॉन B4 की वैल्यू B2 अपॉन व्हाट B1। इन इक्वेशंस का यूज करके हम ये शो कर दिया कि B3 अपॉन B4 इसके बराबर है, B2 अपॉन B4 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू को उठाओ भाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में, अल्टीमेटली वी गेट एटा कम्स आउट टू बी 1 माइनस ऑफ T2, ठीक है, log ऑफ बेस ई B2 अपॉन B1, ठीक है, और अपॉन T1 log ऑफ बेस ई B2 अपॉन B1 की जगह फिर से मैं क्या लिखता हूँ B3 अपॉन B4 लिख सकता हूँ, ठीक है,
तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी विल कम्स आउट टू बी व्हाट 1 माइनस ऑफ T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे कार्नोट ने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई ये एफिशिएंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकती है बाय इट्स ओन कैलकुलेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज तो बड़ा बाद में हुआ, तो कार्नोट ने पहले ही वही कैलकुलेट करके बता दिया था कि भाई आप कभी भी ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते हो जिसकी एफिशिएंसी 100% आए। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्नोट हीट इंजन।